अक्टूबर 2015 CIA हेडक्वार्टर वर्जीनिया जॉन ब्रीनन को एक अननोन नंबर से कॉल आती है। कॉल करने वाला कोई बच्चा मालूम होता है जिसने जॉन को बताया कि इसने CIA के सारे सिस्टम को हैक कर लिया है। इस कॉल को प्रैंक कॉल समझा जाता अगर ये किसी आम इंसान को की जाती, लेकिन जॉन ब्रीनन इस वक्त दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के डायरेक्टर थे, जिनको फोन करना तो दूर की बात, उनका पर्सनल मोबाइल नंबर जानना भी एक बहुत बड़ी बात है। ये कहानी है इन दो बच्चों की जिन्होंने CIA सिस्टम को हैक करके एक अमेरिका जैसी सुपर पावर को तिगनी का नाच नीचे दिया था। वो बच्चे कौन थे और उन्होंने क्यों और कैसे ये कारनामा अंजाम दिया? मिस्टर फा की वीडियोज में एक बार फिर से खुश आमदीद। नाजरीन, जब कॉलर से इसकी डिमांड पूछी जाती है तो वो कहता है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट खुसूसन फलस्तीन में हमले बंद करे और दुनिया को पुरअमन रहने दे। इसकी फोन कॉल से पहले ही उनको मालूम हुआ था कि उनका सिस्टम हैक हो चुका है। ये हैकिंग CIA समेत अमेरिका को क्या नुकसान पहुंचा रही थी, उसका अंदाजा आपको वीडियो में आगे चल के हो जाएगा। कॉल बंद होते ही पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट हरकत में आ गई, और क्योंकि एक बच्चे ने इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी को हैक किया था तो ये CIA के लिए काफी शर्म का मकाम था। आपको यहाँ बताते चलें कि CIA के एजेंट सिर्फ इसी में अपनी हार मानते हैं अगर उनकी सिर्फ आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाए। आप अंदाजा लगा लें कि जो CIA छोटी छोटी चीजों में इतनी एहतियात करती है, इसके लिए उनका सिस्टम हैक हो जाना कितनी बड़ी बात होगी। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो मालूम पड़ा कि ये कॉल अमेरिका से मीलों दूर इंग्लैंड के शहर लस्टर से 115 साल के बच्चे ने की थी। ये बच्चा खुद को कुर्रिका कहता था और उसने एक ही कटिंग कम्युनिटी बना रखी थी जिसका नाम कुर्रिकाज था, मगर उसने CIA को हैक कैसे और क्यों किया था के बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा और पीछे 2008 में जाना पड़ेगा, जहां से कहानी की शुरुआत होती है। 2008 में अमेरिका की स्टेट वर्जीनिया में एक दूसरा लड़का था जिसकी पहचान डिफॉल्ट के नाम से होती है, और ये वीडियो गेम्स का बहुत शौकीन था। उसने वीडियो गेम्स में जीतने के लिए गेम्स की प्रोग्रामिंग में घुसकर कुछ चेंजेस करना शुरू कर दे। ऑनलाइन गेम्स जैसा कि काउंटर स्ट्राइक को अपने हिसाब से तब्दील करता और उसके रोल्स को चेंज करके बड़ी आसानी से गेम जीत जाता था, यानी कि वो चीटर्स बनाता था। वो चीजों को अपने हिसाब से चलाने लगा और ये सब कुछ इसने इंटरनेट से ही सीखा था। डिफॉल्ट नामी लड़के को इस सब की अनस्पराटियों अनोनिम्स नामी हैकिंग ग्रुप से मिली थी, जो कि 2008 में काफी फेमस हो चुका था। इनमोस ग्रुप उस वक्त अक्सर न्यूज की हेडलाइंस बना देता था। ये ग्रुप अपनी आवाज उठाने के लिए बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैक करता और उन पर अपनी मर्जी का मैसेज लिख देता था। ये सब कुछ देखकर डिफॉल्ट उनमोस से काफी इम्प्रेस हुआ और फिर उसने भी हैकिंग की दुनिया में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। डिफॉल्ट ने आहिस्ता आहिस्ता छोटी मोटी वेबसाइट्स हैक करना शुरू कर दी, लेकिन वो कुछ बड़ा करना चाहता था जिसके लिए इसको भी किसी हैकिंग ग्रुप की जरूरत थी। लिहाजा डिफॉल्ट उनवंसीक नाम के एक हैकिंग ग्रुप में शामिल हो गया। ये ग्रुप पहले भी कई वेबसाइट्स हैक कर चुका था, लेकिन यह हैकिंग ज्यादातर पॉलिटिकल पर्पस के लिए की जाती थी। उनवंसीक ग्रुप बूटनेट का इस्तेमाल करता था, यानी वो इंटरनेट पर वायरस बनाकर फैलाते थे और जिस भी कंप्यूटर पर वो वायरस जाता वो उनवंसीक के कंट्रोल में आ जाता था। वो तमाम कंप्यूटर्स जिनमें वायरस होता है इसको वॉट, जबकि कंप्यूटर्स के इस पूरे नेटवर्क को बॉटनेट कहते हैं। क्योंकि इनवंसीक का मेंबर होने की वजह से डिफॉल्ट के पास भी इस बूटनेट का एक्सेस था और उसने देखा कि इस बूटनेट में एक कंप्यूटर ऐसा है जो कनाडा के एक मेडिकल कॉलेज का था। डिफॉल्ट ने इस कंप्यूटर पर थोड़ी सी मेहनत की और इस मेडिकल कॉलेज के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तक रसाई हासिल कर ली। इसने देखा कि स्कूल ने $9 मिलियन से ज्यादा की रकम स्टूडेंट से अभी वसूल करनी थी और ये सारे रिकॉर्ड्स अब डिफॉल्ट के पास आ चुके थे, जो कि इसने कॉलेज के कंप्यूटर से डिलीट कर दिए। डिफॉल्ट की पहली हैकिंग कामयाब हो चुकी थी, इसकी वजह से मेडिकल कॉलेज का सारा निजाम धर्म भरम हो गया। ये पहली हैकिंग तो इसने शरारत में की थी, लेकिन अगली हैकिंग गुस्से में की गई। 2014 में डेनमार्क की गवर्नमेंट ने एक शर्मनाक लॉ पास किया जिसके मुताबिक जानवरों के साथ जिनसी ज्यादती की जा सकती है। ये खबर पूरी दुनिया में राइट को बहुत बुरी लगी।
डिफॉल्ट के पास खुद भी एक कुत्ता था जिसको वो बहुत प्यार करता था। लिहाजा डिफॉल्ट ने गुस्से में आकर अपने ग्रुप के साथ मिलकर डेनमार्क की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक किया और उस पर बड़ा बड़ा लिख दिया कि क्या आप जानते हैं कि अब की सरकार जानवरों से ज्यादती की इजाजत देती है। न सिर्फ इतना बल्कि डिफॉल्ट ने उसका इस्तेमाल करके इस्लाह के फेवर में जितनी भी वेबसाइट्स बनाई गई थीं उन पर अटैक करके उनको भी बंद कर दिया। डेनमार्क के ऑफिशियल वेबसाइट हैक होने की वजह से ये बात फैल गई और पूरी दुनिया में डेनमार्क के इस कदम की मजम्मत होने लगी। लोग डेनमार्क को बुरा भला कहने लगे। आखिरकार डेनमार्क की सरकार ये प्रेशर बर्दाश्त न कर पाई और अगले ही साल उनको ये फैसला वापस लेना पड़ा। डिफॉल्ट अपने मकसद में पहली बार कामयाब हो चुका था, पर लोग उसका क्रेडिट अनानामस ग्रुप को देने लगे क्योंकि इस वक्त यही हैकिंग ग्रुप हेडलाइंस बनाता था। ये बात डिफॉल्ट को बिल्कुल पसंद नहीं आई कि इतना बड़ा कारनामा किया तो उसने, लेकिन इसका क्रेडिट कोई और ले रहा है। लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और अपना काम जारी रखा। दूसरे हैकर्स की तरह डिफॉल्ट भी अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करता था। इसको मालूम था कि हैकिंग की वजह से अगर कभी वो ट्रेस हो गया तो इसका अंजाम काफी भयानक हो सकता है। वो नॉर्मली अपने घर का वाईफाई इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि इसने एक सैटेलाइट कनेक्शन खरीद रखा था जिसको इसने अपने घर से काफी दूर इंस्टॉल किया हुआ था और वहां से अपने घर तक एक प्राइवेट नेटवर्क के जरिए वो इंटरनेट इस्तेमाल करता था। इसका कंप्यूटर भी काफी सिक्योर्ड था, यहां तक कि इस सिक्योरिटी की वजह से इसका कंप्यूटर ऑन होने में 30 मिनट लगाता था। मगर अपनी प्राइवेसी की खातिर इसको इतना इंतजार करने में कोई मसला नहीं था। खैर, अभी तक अपने इस कहानी के सिर्फ 2 कैरेक्टर्स के बारे में जाना है। एक है कुर्रिकाफुट जो कि इंग्लैंड और दूसरा डिफॉल्ट जो यूएसए में रहता था। इससे पहले ये एक दूसरे को नहीं जानते थे, पर एक वाकया हुआ जिसकी वजह से ये दोनों एक हो गए। एडवर्ड जोसेफ स्नोडेन नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में इस अलिफाउ कंप्यूटर इंटेलिजेंस कंसल्टेंट थे। एक अमेरिकन गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पे काम करते समय उनको ये मालूम हो गया कि ये हर इंटरनेट यूजर का डेटा और उसकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन अपने पास राजदारी से रखती है और फिर इसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती है, जबकि यूजर को इस बात का इल्म नहीं होता। एडवर्ड कुर्रिका के इस राज से पर्दा उठाना चाहते थे, मगर दूसरी तरफ उनको ये डर भी था कि अमेरिका में रहते हुए ये काम नहीं किया जा सकता। यहाँ तो उनको मार दिया जाएगा या फिर सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक करने के जुर्म में उनको जेल भेज दिया जाएगा। इसीलिए एडवर्ड ने छठी ली और हांगकांग चले गए, जहां उन्होंने जर्नलिस्ट के सामने अमेरिका के इस सीक्रेट को दुनिया के सामने खोल कर रख दिया। ये खबर लीक होते ही पूरी दुनिया में तहलका मच गया। लोगों में गुस्सा पाया जाने लगा कि उनका डेटा उनकी परमिशन के बगैर और उनकी नकलो हरकत पर पिल नजर रखी जा रही है। इसी बात पर रिएक्शन के तौर पर डिफॉल्ट और कुर्रिका का आपस में कांटेक्ट हुआ। दोनों ने अमेरिकन गवर्नमेंट और कुर्रिका को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। वो अलिफाउ को एहसास दिलाना चाहते थे कि लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन जब लीक होती है तो कैसा महसूस होता है। कुर्रिका और डिफॉल्ट का मकसद एक था। डिफॉल्ट अपनी आवाम की प्राइवेसी खत्म करने पर अलिफाउ से बदला लेना चाहता था, जबकि कुर्रिका गजा पर किए जाने वाले हमलों का बदला लेना चाहता था। यानी दोनों का दुश्मन अमेरिकन सरकार थी। सबसे पहले उन्होंने अमेरिकन नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जेम्स कलिपर का फोन नंबर पब्लिक कर दिया और किसी को भी सिर्फ गूगल करने से उनका फोन नंबर मिल जाता। अब वो किसी और हाई प्रोफाइल आदमी को हैक करना चाहते थे और उन्होंने CIA के डायरेक्टर जॉन बर्नन को हैक करने का मिशन संभाल लिया। कुर्रिका ने इंटरनेट पर जॉन बर्नन के बारे में सर्च करना शुरू किया तो उसका एक पब्लिक फोन नंबर सामने आया। उसने देखा कि वो नंबर वेरिजोन का था, जो कि एक अमेरिकन मोबाइल ऑपरेटर है। इसने वेरिजोन के इंटरनल टेक टीम को इसी कंपनी का एम्प्लॉय बनकर फोन किया और कहा कि वो एक कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इनसे राब्ता कर रहा है क्योंकि इसके सिस्टम में कोई टेक्निकल इशू है। वेरिजोन की टीम ने इसकी आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए पिन कोड मांगा, जो वो ऑलरेडी हैक करके मालूम कर चुका था। वेरिफिकेशन के बाद जॉन बर्नन की पर्सनल डिटेल्स कुर्रिका के सहारे कर दें। अब कुर्रिका के पास जॉन बर्नन का अकाउंट नंबर, बैकअप मोबाइल नंबर, एड्रेस और उसके बैंक कार्ड के आखिरी 4 डिजिट्स भी मौजूद थे। अब अगला स्टेप बर्नन का ईमेल हैक करना था।
उसने मालूम किया कि बर्नन के याहू जीमेल के बजाय अव्वल नामी कंपनी का ईमेल इस्तेमाल करता है। उसने अव्वल सपोर्ट टीम को कॉल किया और कहा कि मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूं, इसको रीसेट करवाना है। अव्वल के सपोर्ट मेंबर ने कंफर्म करने के लिए बैंक कार्ड के आखिरी 4 डिजिट्स पूछे जो कुरिका के पास पहले से मौजूद थे। इस तरह कुरिका ने उसके ईमेल एड्रेस का एक्सेस पा लिया। अब सीए के डायरेक्टर का पर्सनल ईमेल अकाउंट कुरिका के पास था। उसने जॉन बर्न का प्राइवेट ईमेल खोला जिसमें सारे इंपॉर्टेंट और टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे। दूसरे सीए ऑफिसर्स का डेटा, उनके सोशल सिक्योरिटी नंबर्स और गवर्नमेंट से मिलने वाली इंस्ट्रक्शंस। तब तक ब्रेंडन को भी खबर हो चुकी थी कि इसका ईमेल अकाउंट हैक हो चुका है और इसने फौरन अपना अकाउंट बंद करवा दिया। मगर अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि कुरिका ये सारा डेटा अपने पास कर चुका था। कुरिका ने एक एक करके सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पब्लिक करना शुरू कर दिए जिससे पूरे अमेरिका में एक कोहराम मच गया। पूरी दुनिया में सीए की बदनामी हो रही थी। अब इनके लिए हैकर्स को पकड़ना मजबूरी बन चुकी था। वो हर हाल में जल्द अज जल्द उनको पकड़ना चाहते थे लेकिन वो कोई भी सुराग हासिल नहीं कर पाए। जॉन बर्नन को फोन करने के कुछ दिनों के बाद कुरिका ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के 9,000 जबकि एफबीआई के 20,000 एजेंट्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। ये सब कुछ करने के बाद कुरिका आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। वो समझता था कि शायद इसे पकड़ना नामुमकिन है, लेकिन दूसरी तरफ डिफॉल्ट जो कि यूएसए का ही रेजिडेंट था वो अब परेशान रहने लगा। से डर था कि अगर वो पकड़ा गया तो उसकी शामत आने वाली है। शायद वो कभी पकड़े ना जाते। अगर डिफॉल्ट से ये गलती ना होती। इसने नशे में अपने दोस्त को बता दिया कि सीए को हैक करने के पीछे इसी का हाथ है। बस ये गलती डिफॉल्ट और कुरिका दोनों को ले डूबी। चंद दिनों के बाद एफबीआई ने डिफॉल्ट के कमरे में छापा मारा, इसको घसीटते हुए ले गए। इंट्रोगेशन के दौरान कुरिका का नाम भी सामने आया जिसको ब्रिटिश पुलिस की मदद से अरेस्ट करवा लिया गया। कुरिका का असल नाम ही कुरिका था जबकि डिफॉल्ट का नाम जस्टिन ग्रे लीवर है। कम उम्र होने की वजह से कुरिका को 2 साल की कैद सुनाई गई जबकि डिफॉल्ट जो कि डायरेक्टली सीए की हैकिंग में इन्वॉल्व नहीं था उसको 5 साल की सजा सुनाई जाती। दोनों आज जेल से आजाद हैं और साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर आगे बढ़ा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि दोनों ने ठीक किया या गलत? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है मिस्टर फा की ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद होगी। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।